मैं हूं विजय कुमार। आप तमाम भोजपुर वासियों का आपन माटी आपन लोग चैनल पर स्वागत है। आज सीधी बातचीत में हम लोगों के बीच एलजेपीआर के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वार्ड पार्षद डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आज इनसे हम लोग जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है उस पर बातचीत करेंगे। आपको हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। आपन माटी आपन लोग के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और आप लोगों के प्रति भी आभार है कि आप जातीय जनगणना पर हमारी राय लेने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, जैसा कि मैं आपको रिकॉल कर दूं, सबसे पहले जातीय जनगणना 1931 में हुआ। उसके बाद 1941 में हुआ, जिसका कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद 1951 से लेके 2011 तक SC/ST का केवल काउंटिंग हुआ, यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति का काउंटिंग हुआ। पहली बार 2011 में जातीय जनगणना हुई, लेकिन उसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। पुनः बिहार सरकार जनवरी 2023 में जातीय जनगणना का आरंभ किया और अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती को जातीय जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। हमारे प्यारे दर्शकों, हम जो एलजेपीआर के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल, इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो अक्टूबर 2023 में जो जातीय जनगणना हुई है और 1931 में जो पहली बार जातीय जनगणना हुई थी, उसमें क्या समानता है या दोनों में आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है? देखिए, जातीय जनगणना जो हुई, चाहे जब भी हुई, चाहे 1931 में हुई, 1931 में हुई या 1941 में हुई या 1951 से लेकर 2011 तक हुई या 2023 में हुई जी, सब विवादों की बलि वेदी पर चढ़ा दी गई। इन जनगणना का एकमात्र उद्देश्य है अपने मतदाता को लुभाना, अपने मतदाता का शुभचिंतक बनने का नाटक करना है। जो सत्ता पक्ष जनगणना जातीय जनगणना कराई है, उसके नेता पीठ थपथपा रहे हैं माननीय नीतीश बाबू जी का, और जो विपक्ष में हैं वो कह रहे हैं कि बहुत त्रुटिपूर्ण है और निश्चित रूप से बहुत त्रुटिपूर्ण है। एक बात बताइए, जातीय जनगणना में क्या त्रुटि है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल। तो जो जातीय जनगणना है उसमें उन जातियों का आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया? आखिर जाति के नाम पर कब तक मूर्ख बनाया जाता रहेगा बिहार के निवासियों को या देश के निवासियों को? हमको जरा बता दीजिए कि कोई अपने जाति के गरीब के यहाँ अपना बेटी बेटा ब्याहना चाहता है क्या? बिल्कुल नहीं। जब नहीं करना चाहता है तो क्या आप जाति उन्माद फैलाना चाहते हैं? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। बड़े कुछ नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं स्वागत करता हूं। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे भूमिहार हो, 215 जातियों का सर्वे बिहार में कराया गया है। उसमें 190 जाति की स्थिति है कि उसकी जनसंख्या 1% से बिहार में कम है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। प्यारे दर्शकों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हैं कि जो 215 जाति प्रकाशित हुआ है बिहार में,
और इनका कहना बिल्कुल सही है और ये बहुत ही सत्य के नज़दीक बात है। अपनी बात को आगे कीजिए। 190 जातियों का 1% से जब कम है उनकी आबादी, उनकी जनसंख्या, तो मजबूत स्थिति में है कि वो अल्पसंख्यक हैं। अगर वो अल्पसंख्यक हैं तो जो बहुसंख्यक है उनको अल्पसंख्यक के नाम पर सारी सुविधाएं सरकार प्रदान कर रही है, और जो वाकई ग्रास रूट पर जमीनी स्तर पर अल्पसंख्यक हैं उनको क्या सुविधा सरकार दे रही है? ये जो नेता नौटंकी कर रहे हैं, और अन्यथा नहीं लीजिएगा, सवर्ण के नेताओं में कमी है। सवर्ण के नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आते हैं, आपका वोट लेते हैं, उसके बाद आपके हितों की बात नहीं करते हैं। और जो दलित और महादलित के भी नेता हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा के भी नेता हैं, जो अपने जातियों का वोट लेकर सिर्फ उनका शुभचिंतक बनने का नाटक करते हैं। एक चीज बताइए, देश में 131 लगभग लोकसभा सीट है जो आज़ादी के बाद से लगातार क्रमवार आरक्षित होते गया। 1000 से अधिक, लगभग 1100 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं जो क्रमवार आरक्षित होते गई। उस आरक्षित सीटों पर किनका कब्जा है? इस देश के और राज्य के चंद परिवारों का कब्जा है जो आरक्षण की मलाई मार मार कर मोटे होते जा रहे हैं। मेरा यह मांग है कि अगर जातीय जनगणना के साथ अगर आर्थिक संरक्षण भी हुआ रहता तो जो लोग 2 बार एमपी रह चुके हैं आरक्षित कोटा से, जो लोग 2 बार एमएलए रह चुके हैं, जो 2 लोग जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं, नगर निगम के चेयरमैन रह चुके हैं, उन तमाम लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। और दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या सवर्ण समाज के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हों, नीचे के पौधान पर जीते हों, उनका आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, बौद्धिक स्तर, शैक्षणिक स्तर निम्न स्तरीय है, उनको आरक्षण के दायरे में लाइए। आखिर कब तक देश के उन चुनिंदा दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज के लोग जो 10% आरक्षण देके लाभ दिया जा रहा है, उनका भी सर्वे होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद कभी हमने उन परिस्थितियों का आकलन किया है क्या कि किन परिस्थितियों के आलोक में आज भी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो सवर्ण के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, अति निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हम अंबेडकर को कहते हैं कि मानने वाले हैं, किस लिए? केवल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए। अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण 10 वर्षों तक लागू की जाए, उसके बाद आरक्षण की नीतियों की समीक्षा हो कि क्या 10 वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में कितना सुधार हुआ। लेकिन सारे राजनीतिक दलों ने क्या किया, चाहे वह पक्ष की हो चाहे विपक्ष के हो। मैं भी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ। तो जितेंद्र जी, आपका कहना है कि जात का केवल राजनीतिकरण हुआ है, केवल राजनीति के लिए ये जातीय जनगणना कराया गया है? निश्चित रूप से देश का पहला नेता और बिहार का पहला नेता माननीय चिराग पासवान जी ने कहा था कि हम आरक्षण का लाभ छोड़ना चाहते हैं, इसकी सामाजिक समीक्षा हो। लेकिन एक माननीय एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के छोड़ देने से तो होगा नहीं। सारे बड़े नेताओं को जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा पद का भी परित्याग करें और आरक्षण की उन सीटों का भी परित्याग करें और अपने ही समुदाय के दबे कुचले और अति निम्न वर्गीय परिवार को मौका दें, तब न कहा जाए कि अब जात के शुभचिंतक है। केवल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप जात की बात करेंगे, इसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं रामविलास पासवान जी के सुपुत्र माननीय चिराग पासवान जी के इस बातों का स्वागत करते हैं कि कम से कम एक ऐसा युवा नेता
जो सामाजिक समरसता कायम करने के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों को मौका देने के लिए कम से कम आगे तो आया, लेकिन एक उसके आने से नहीं होगा जब तक सारे नेता अपने हृदय को विशाल नहीं करेंगे। अभी तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, चुनाव आता है तो जातीय गोलबंदी शुरू हो जाती है, कोई बाह कबारने लगता है, कोई मोच कबारने लगता है, कोई गर्दन काटने लगता है। अरे भैया, समाज का जो 5 उंगली है या मुट्ठी है, सामाजिक समरसता अपने लाभ में क्यों बर्बाद करना चाहते हो? सबका साथ सबका विकास की अगर बात वाकई धरातल पर करना है तो हर बिरादरी के अच्छे लोगों का सम्मान कीजिए और हर बिरादरी लोगों की गलत नीतियों का, राजनीतिक रोटी सेकने वालों का, अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाले लोगों का विरोध होना चाहिए और अच्छे और सच्चे लोगों का, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, उनका स्वागत होना चाहिए, उनको सहयोग होना चाहिए समाज के प्रति। हम लोग जिस पर भी बार बार कहते हैं कि हम लोग जिस परिवेश में जीते हैं, जात की बात, हम निम्न मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, वह केवल शादी ब्याह तक सीमित है। बहुत लोग कहते हैं कि धर्म को समाप्त कर दीजिए, जाति समाप्त हो जाएगी। अरे भैया, हर व्यक्ति को अपने जाति, अपने धर्म, अपने मजहब पर गर्व करना चाहिए, लेकिन रचनात्मक सोच के साथ उसका दुरुपयोग करके समाज में विकृति पैदा करने के लिए नहीं, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाना चाहिए। मेरा लोगों से यही आग्रह है कि आप अच्छे लोगों को सहयोग करें। मैं बार बार जनता से आग्रह करता हूँ, पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूँ, बुद्धिजीवी समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ कि अच्छे और सच्चे लोगों का मदद कीजिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी समुदाय के हों। हर वैसे लोग जो धर्म के प्रति रचनात्मक सोच रखते हैं, मेरा धर्म अच्छा है, ठीक है, लेकिन दूसरा धर्म खराब है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वह भी धर्म अच्छा है। हाँ, अपना धर्म, अपना विचार किसी पर थोपिए नहीं। अगर किसी के विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो मर्यादित ढंग से अपनी बातों को रखिए, अमर्यादित ढंग से नहीं। अब एक सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना तो हुआ, अब तो लोग कह रहे हैं कि भैया जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। तो भैया, जब आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं जनसंख्या से, तो आप अल्पसंख्यक कैसे हो गए? आप क्यों आरक्षण के दायरे में रहना चाहते हैं? उसमें भी स्क्रीनिंग होना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है उनको उस आरक्षण के लाभ से बाहर किया जाए। जातीय जनगणना सरकार अरबों खरबों रुपया खर्चा की, तो कम से कम उसका सदुपयोग तो हो। उसका दुरुपयोग राजनीति में विवाद खड़ा करने के लिए नहीं होता है। मैं भी सारे नेताओं से आग्रह करता हूं कि जो कमियां हैं उसको सूचीबद्ध कीजिए, उसका आंकड़ा उपलब्ध कीजिए, आयोग को दीजिए, सरकार के पास रचनात्मक सोच के साथ अपना विरोध और आपत्ति दर्ज कराइए। सिर्फ पेपर में बयान देने के लिए और अपने लोगों को गोलबंद करके आने वाले लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा चुनाव में 2024-25 के अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उल्लू सीधा करने के नहीं, दिल को बड़ा कीजिए। तो जितेंद्र शुक्ल जी, आपका ये कहना है कि जनगणना जो है जात और जमात को विकसित करने के लिए करना चाहिए, न कि राजनीति करने के लिए करना चाहिए। और आपने एक बहुत ही मार्केबल बात कही कि आज जो ये जातीय जनगणना हुआ है और उसके आधार पर जो बहुसंख्यक हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और जो अल्पसंख्यक है जिसको की ज़रूरत है आरक्षण की, उसको बहुसंख्यक बना दिया गया है। नवभारत टाइम्स में देख लिए, दिखा रहा है मुसलमान 17%, यादव 14%, कुर्मी 2%, कुशवाहा 4%, ब्राह्मण 3%, भूमिहार 2% समथिंग, राजपूत 3%, मुसहर 3%, मल्लाह 2%, बनिया 2%, कायस्थ 0.60%। यह पॉइंट में भी है। अब सबसे बड़ी बात है कि नवभारत टाइम्स का, यह मैं नहीं बोलता हूँ। ना सही बोल रहे हैं। उसके बाद आइए, आप न्यूज 18 का आंकड़ा दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि नाई 1.59 है, बढ़ई 1.45 है, मुसहर 3.08 है, कुम्हार 1.04 है, सुनार 0.68 है, धानुक 2.13 है, भूमिहार 2.86 है, तेली जो है 2.81 है, यादव 14%
14.26 है, ब्राह्मण 3.65 है, राजपूत 3.45 है, कायस्थ 0.65 है, कुर्मी 2.87 है, कुशवाहा 4.2 है। अब बताइए 215 जातियों में 190 जातियां, जब उनका जनसंख्या 1% से कम है, सुरक्षा किसको मिलनी चाहिए? जो 1% से कम है। जी, आखिर उनकी जनसंख्या लगातार क्यों कम होते गई? कहीं ना कहीं आर्थिक कमजोरी थी, सामाजिक कमजोरी थी, शैक्षणिक कमजोरी थी, तभी तो जनसंख्या कम होता है। या वह जहां उपस्थित थे वहाँ उनकी हालत बहुत दयनीय थी, वो उस जगह से पलायन कर गए, तभी तो जनसंख्या कम हो गई। बिल्कुल सही बात है। अगर हम पलायन नहीं करेंगे तो जनसंख्या कैसे कम होगी? आप अभी जाइए गाँव में, बड़े बड़े कोठियों को देखिए, गांव में जो जातीय उन्माद हुआ, जो विवाद हुआ, कितने घर उजड़ गए, वीरान हो गए। बहुत सारे लोग या तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके बस गए, बहुत लोग विदेश जाके बस गए, जो वहाँ बस गए और जिनके बच्चे वहाँ के संस्कृतियों में रच बस गए, वो बिहार आना नहीं चाहते हैं। जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा उतना इस देश को राजनेताओं ने लूटा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो कहा कि जितने अंग्रेजों ने नहीं लूटा उससे अधिक ये समाज के हमारे लोगों ने लूटा। आपने अपना बहुमूल्य समय जातीय जनगणना पर जो दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपन माटी आपन लोग के दर्शकों को पुनः प्रणाम है और आप लोगों के प्रति आभार है। और एक बात निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरा जब यह इंटरव्यू और मेरी वार्तालाप आप लोग सोशल साइट पर डालेंगे तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर सत्य कहना बगावत है तो समझो हम भी बाकी हैं। आखिर समाज को आईना कौन दिखाएगा? अगर अंधे को आप अन्ना नहीं बताइएगा तो अपनी आँख का इलाज कैसे कराएगा? बिल्कुल सही। तो जरूरत है समाज को एक समुचित इलाज का, सामाजिक सौहार्द कायम करते हुए समाज के दबे कुचले अति कमजोर वर्ग के लोगों को, चाहे वो पिछड़ा समाज से हो, अति पिछड़ा समाज से हो, दलित से हो, महादलित से हो, सवर्ण समाज से हो, मुसलमान से हो, सिख ईसाई से हो, भारत की खूबसूरती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, तो वह भाईचारा का संदेश कायम रहना चाहिए, वह भाई का संदेश, भाईचारा का संदेश जन जन तक जाना चाहिए। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि निश्चित रूप से जातीय जनगणना के बाद उसको अभी लागू न करते हुए, उस पर आर्थिक सर्वेक्षण कराते हुए, निश्चित रूप से जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और मलाई खा खा के मोटे हो चुके हैं, कृपया वे स्वेच्छा से छोड़ दें, या सरकार एक कानून बनाकर उन लोगों को आरक्षण से बाहर करे और उसी समाज के अंतिम पैदान पर जीने वाले लोगों को मौका प्रदान किया जाए। तभी सामाजिक समरसता कायम किया जा सकता है, तभी राज्य को मजबूत किया जा सकता है, राज्य के संरचना को मजबूत किया जा सकता है, तभी देश की संरचना को मजबूत किया जा सकता है, और तभी देश का और राज्यों का और जिला का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्ते।